acquire knowledge. Do you see what he wanted to convey? He wanted you to be a learner. He wanted India to be a developed nation, and that can only be possible if you are all a great learner. I include myself to the mission, and I am also a learner. So I hope you will be a very, very great learner in the time. All right. Okay. So here I am to teach you the topic called some basic concepts of chemistry of class 11th. But before starting the chapter, actually, let me tell you why studying chemistry is very important. इतना ज़रूरी क्यों है, इतना important क्यों है? अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यकीन मानिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री में स्कोर करना सबसे ज़्यादा आसान होता है. इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कोरिंग इन केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इजी इन कंपैरिजन टू द अदर सब्जेक्ट्स. ये फैक्ट्स है, ये डेटा आपको दिखा सकता है. ये सभी के लिए एप्लीकेबल तो नहीं है, पर ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि वो केमिस्ट्री में हमेशा ज़्यादा स्कोर करते हैं. और केमिस्ट्री में अगर आप ज़्यादा स्कोर करते हैं, इसका क्या मतलब है आप समझिए. जैसे मैं जेई मेंस की बात करता हूँ. जेई मेंस में अगर आपने 1 घंटे का काम 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया तो आपके 15 मिनट बच गए. अच्छा, केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, होते हैं तो इतने ईजी होते हैं कि आसानी से सॉल्व हो जाए. तो ये बड़ी अच्छी बात होती है केमिस्ट्री की. तो इसीलिए टाइम इसमें बचाना बहुत ही आसान होता है. कई लोग तो 40 मिनट्स में भी कंप्लीट कर लेते हैं. पर मैं एक आइडियल केस लेके चलता हूँ कि अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है तो आप 45 मिनट्स में केमिस्ट्री का काम कंप्लीट कर सकते हैं. आपके पास बच गए 15 मिनट एक्स्ट्रा. इस 15 मिनट में आप किसी फिजिक्स के डिफिकल्ट प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, किसी मैथ्स के डिफिकल्ट प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री में ही अगर कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम है तो उसको टैकल कर सकते हैं. ये एक्स्ट्रा टाइम आपको अच्छा रैंक दिलवा सकता है. और केमिस्ट्री में अच्छी बात यह है कि आपको थ्रू आउट द ईयर आप जितना टाइम फिजिक्स या मैथ में देते हैं उतना टाइम अगर केमिस्ट्री में देंगे, मैं ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप हमेशा केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर करेंगे. केमिस्ट्री इज सो इजी. केमिस्ट्री इज वेरी 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 इजी. केमिस्ट्री को समझना आसान है, एक्सप्लेन करना आसान है, और शायद ये रीज़न है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ. केमिस्ट्री में स्कोर करना इंपॉर्टेंट है और इजी है. इस बात को आप ज़रूर याद रखें. ठीक है. अगर बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगेन केमिस्ट्री में 2 छोटी छोटी बुक हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, 12th क्लास के लिए, और 2 हैं अपने 11th क्लास के लिए. आप इन 4 बुक को, जिसका नाम है NCERT, इन 4 बुक को चार्ट चाहिए, पेज बाय पेज पढ़ जाना है. और इसके साथ एक आता है NCERT का एग्जाम्पलर. अब ये एग्जाम्पलर को क्या करना है, इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और NCERT टेक्स्ट बुक एक भी लाइन नहीं छोड़ना है. ट्रस्ट मी, आपके बोर्ड में तो 95 से ऊपर आएंगे. अब 2-4 नंबर तो खैर कट ही सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे और आप सारे आंसर करके आएंगे, क्योंकि NCERT से बाहर वो पूछेंगे नहीं. और NCERT में उन्होंने इतना कॉम्पैक्ट, यू कैन स्कोर ग्रेट, यू कैन डू ग्रेट. आगे बात समझ में. अच्छा, अगर हम लोग जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब भी NCERT बहुत काम की चीज है यार, बहुत काम की चीज है. आप तो 80% क्वेश्चन, 80 से ज्यादा, मैं तो 80 थोड़ा सा एहतियात बरतते हुए बोल रहा हूँ कि सेफ्टी ले रहा हूँ कि शायद मैं गलत ना हो जाऊँ किसी बार, लेकिन 80% तो बिल्कुल NCERT लेवल का क्वेश्चन होता है. आप देख के उड़ा सकते हैं. और अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो आप सोचिए ना कि ये तो मैंने एक आइडियल टाइम कहा है, आप इस टाइम को भी कम कर सकते हैं. और केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, बस फील करना है, समझना है, रटना नहीं है. इसमें फॉर्मूले का चक्कर नहीं है, इसमें कुछ डायग्राम्स वगैरह रखने का चक्कर नहीं है. बहुत आसान है स्कोर करना केमिस्ट्री में, बहुत आसान है. ठीक है. तो केमिस्ट्री को बिल्कुल हथियार बना के यूज़ करना है. अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनसे जब पूछा जाए कि भाई बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है,
तो वो बोलेंगे फिजिक्स है, मैथ्स है। नॉर्मली ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको ना समझाया जाता है, आसपास में लोग ऐसे बोलते हैं कि असली तो फिजिक्स और मैथ्स नहीं है, केमिस्ट्री तो बस ऐसे ही है। ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, और यकीन मानिए इसमें स्कोर करना भी उतना ही आसान है। पहले मुझे भी केमिस्ट्री इतना पसंद नहीं था जितना फिजिक्स या मैथ्स पसंद था, पर जैसे जैसे मैंने केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया, लगा अरे यार इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत आसान है केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ना इतना आसान है जैसे स्टोरी पढ़ना। आप फील कर सकते हैं, आप इमेजिन कर पाएंगे कि कैसे एक एटम दूसरे एटम पे अटैक करता है और उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। बिल्कुल ये एनिमेशन की तरह आपके दिमाग में घूमने लगेगा, और एनिमेशन की तरह जब दिमाग में घूमेगा तो फिर हो गया ना, आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे ही आप किसी कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है, खास करके मैकेनिक्स के प्रॉब्लम, क्योंकि आप उसमें विजुअलाइज कर पाते हैं कि ये ब्लॉक इधर स्लाइड कर रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इतना ही आसान है अपना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप हर जगह ये कर पाएंगे। इसमें 3 पार्ट है मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं। उसमें फिजिकल केमिस्ट्री, मोस्टली इसमें हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन के अलावा जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके रिएक्शंस को देखेंगे, उनके ऑक्साइड्स को देखेंगे, और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत सारा कुछ है उसमें देखने के लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें, जिसका फाउंडेशनल टॉपिक है। हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझ में आ गया, केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ गया, तो आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना आसान हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी वही फाउंडेशन है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये जो चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे, और फिर हम आगे ये भी देखेंगे कि एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, मोल कॉन्सेप्ट। और वो मोल कॉन्सेप्ट जो है ना, वो हमारा बनाएगा फाउंडेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। मोल कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो फिर कुछ भी समझना मुश्किल नहीं होगा। मोल कॉन्सेप्ट से बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम ना आसान हो जाएंगी। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में मजा आने लग जाएगा एक बार मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट किस चीज से करेंगे? हम करेंगे केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो देखिए, ये ऑफ कोर्स एक ब्रांच है किसका? साइंस का। साइंस में पढ़ रहे हैं, साइंस का ही ब्रांच है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं? मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम उनका बेटर यूज कर पाए, और क्या कर पाए, और ताकि हम नए सब्सटेंस को बना पाए। ये हमारा पर्पस है। देखिए, मैं 3 इडियट्स के चतुर वाला डेफिनेशन नहीं देना चाहता हूँ, जैसे उसने मशीन को डिफाइन किया था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन था, और इसके लिए आप केमिस्ट्री में भी वैसा डेफिनेशन बना सकते हैं। लेकिन जब एक बार आप केमिस्ट्री को समझ लेंगे तब, जब एक बार केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तब, जब तक आपने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, डेफिनेशन समझ में ही नहीं आएगा क्या है। ये आसान है समझना कि हम मटेरियल्स के बारे में, मटेरियल के हमारे आसपास में जो भी चीज़ है वो मटेरियल है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस चीज़ से बने हुए हैं, उनके फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। आपने पढ़ा है उन फंडामेंटल यूनिट्स का नाम, है ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, और हम उसको पढ़ते हैं ताकि नए सब्सटेंस भी बना सकें। जैसे एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है प्लास्टिक्स का। हम कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में जानते थे। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में जब हम जानते थे तो हमने उनके डिफरेंट पॉलीमर्स को देखे जो कि नेचर में मिलते हैं। हमने देखा कि भाई कार्बन एंड हाइड्रोजन का तो गजब का प्रॉपर्टी है, हम इसका कुछ अच्छा यूज कर सकते हैं। और 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जिगलर, दूसरे का नाम था नाटा। इन दोनों ने इस प्रॉपर्टी को यूज करके हाई दिया। अब वो हाई डेंसिटी पॉलीमर क्या है? अपना प्लास्टिक्स। और इस चीज के लिए उन्हें मिला था नोबेल प्राइज। अब सोच के देखिए कि उन्होंने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और बना दिया एक नया पॉलीमर, और उस नए पॉलीमर ने उनको दिला दिया नोबेल प्राइज। अब एक और हमारे पास चैलेंज है कि अब प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन चुका है, अब ये परेशानी बन चुकी है हमारी। तो इस परेशानी को जो सॉल्व करेगा, आई एम वेरी 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 श्योर कि उसको भी नोबेल प्राइज मिलेगा।
देखिए स्कोप है, कोई भी दौड़ सकता है इस दौड़ में आगे, ठीक है, आप भी दौड़ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो हिंदी में इस डेफिनेशन को भी देख लेते हैं कि विज्ञान की शाखा, ब्रांच, जिसमें कि पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, पदार्थ मतलब मटेरियल, ताकि उनका क्या किया जाए, सदुपयोग किया जाए, है ना। दुरुपयोग करने के लिए नहीं हम पढ़ते हैं, जैसे प्लास्टिक्स का अभी दुरुपयोग हो रहा है, पर हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम उसका सदुपयोग कर पाए और नवीन वस्तुओं का निर्माण किया जा सके। जैसे कि हमने प्लास्टिक का एग्जाम्पल लिया था कि वो एक नवीन वस्तु है, ठीक है, था, अभी तो नहीं है नवीन, एक समय में था। तो केमिस्ट्री की ओरिजिन क्या है? देखिए केमिस्ट्री की ओरिजिन तो वैसे हम अगर कहेंगे तो ये नाम भले ना आया था, लेकिन केमिस्ट्री का ओरिजिन तो बहुत पुराना है। आपने सुना है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या, कि स्टोन एज आया, स्टोन एज के बाद क्या आता है अपना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कांस्य युग, ब्रोंज एज, ब्रोंज एज आया, और फिर उसके बाद हम कहते हैं लौह युग, आयरन एज, है ना। तो आयरन एज आया, उससे पहले ब्रोंज एज आया। ब्रोंज क्या था, ये एक एलॉय था मेटल्स का। अब सोचिए कि उन्होंने ना केवल कॉपर के बारे में पता कर लिया था, उन्होंने क्या किया था, टिन के बारे में भी पता कर लिया था, उन्होंने लेटली जिंक के बारे में भी पता कर लिया, और फिर उन्होंने सोच के देखिए कि कॉपर और टिन का उन्होंने एलॉय बना दिया। कितने पहले, मतलब स्टोन एज के बाद अभी लोग जो है वो पत्थर से जानवर मार रहे थे और उन्होंने मतलब ये काम कर दिया। सोच के देखिए, केमिस्ट्री तो वहीं स्टार्ट हो गई थी। हाँ, ये नाम जरूर नहीं था। सो हिस्ट्री में जो आपने पढ़ा था, देखिए केमिस्ट्री में कितना रिलेवेंट हो गया। अब हम आते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, देखिए इसको ट्रू सेंस में तो हम नहीं बोल सकते हैं ओरिजिन, लेकिन फिर भी मैंने बस इसलिए यहाँ पे यूज किया है क्योंकि इसका नाम जो है ना वो हमारे मॉडर्न नाम से मैच करता है, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे यूज किया है। और अल्केमिस्ट्स का बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में। इन्होंने एक्चुअली, ये पागल थे, किस चीज के लिए पागल थे, ये पागल थे दो चीज खोजने के लिए, नेक्टार और एक फिलोसफर्स स्टोन। नेक्टार क्या होता है, नेक्टार के बारे में उन्होंने कहीं पढ़ा था या किसी टेक्स्ट में लिखा हुआ था कि नेक्टार जो पीता है वो हमेशा यंग रहता है। सोच के देखिए कितनी बड़ी चीज थी। अगर कोई ये मिल बना पाता या किसी को ये मिल जाता तो वो तो हमेशा ही यंग रहता, कभी मरता ही नहीं। होते कि चाहे जो बूढ़े होते होते भी अगर नेक्टार हमने खोज लिया तो जवानी तो फिर से आ ही जाएगी। सो अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं। और एक और चीज उन्होंने खोजने की कोशिश की, वो था फिलोसफर्स स्टोन। इसको हम लोग, हमारे यहाँ भी एक नाम है पारस मणि। ये पारस मणि क्या है, पारस मणि के बारे में भी बिल्कुल यही चीज का एग्जैक्टली सेम चीज है, जो फिलोसफर्स स्टोन भी वही है सोना। है ना, इंटरेस्टिंग। तो अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि तब तो लोग इसके पीछे पागल थे कि ये मिल जाए, और इसको खोजने के चक्कर में, इसको बनाने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की केमिस्ट्री में, ठीक है। शायद यही रीजन है कि हम लोग यहाँ पर में केमिस्ट्री में, मतलब यहाँ पर में इनके ये इनको कहा जाता था, ये लोग मतलब कलाकार हैं, ये आर्टिस्ट हैं, और इनके आर्ट को केमिस्ट्री कहा गया था। ये तो एल्केमिस्ट मेनली स्पेन में थे, चाइना में भी केमिस्ट्री पे काम चल रहा था। वो लोग एक वर्ड यूज करते थे चीनी, चीनी का मतलब था, या गोल्ड का एक्सट्रैक्शन हम समझ सकते हैं। तो चीनी देखिए सिमिलर साउंडिंग वर्ड है। ऐसे ही है, ग्रीस में एक वर्ड यूज होता था खेमिया, रिलेटेड है, मेटलर्जी से रिलेटेड वर्ड है। अरब वर्ल्ड में वर्ड यूज होता था अल्कीमिया, इसका भी सिमिलर मतलब था नए चीजों का निर्माण करना, मेकिंग न्यू थिंग्स, अल्कीमिया। अब हम लोग देखते हैं इंडिया में क्या हो रहा था। देखिए इंडिया में हम लोग इसको रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। रसायन क्या है, रसों का अध्ययन। बेसिकली उस समय जो हमारे यहाँ के फिलोसफर्स थे, हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट थे या केमिस्ट थे, वो इसको कैसे देखते थे, वो देखते थे कि हर चीज रस से मिलकर के बना हुआ है। रस मीन्स फ्लूइड, लिक्विड, तरल पदार्थ से मिलकर के बना हुआ है। हम जो भी चीज आसपास में देख रहे हैं वो तरल पदार्थों को जोड़ करके आपस में बनाया गया है, ठीक है, रसों को जोड़ के आपस में बनाया गया है। हम आयरन को भी रस के फॉर्म में देख रहे थे, हम
ब्रास को भी रस के फॉर्म में देख रहे थे हम, पीतल, कांसा, हम हर किसी को रस के फॉर्म। तो गोस्वामी तुलसीदास ने ये कहा है, जल पावक गगन समीरा पंच रचित यही अधम शरीरा। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है वो इन 5 बेसिक रस से मिलकर बनती है। ये 5 बेसिक रस क्या है? क्षिति मतलब अर्थ, मिट्टी, जल का मतलब क्या है? वाटर, पानी, पावक मतलब आग, गगन मतलब आकाश, और समीरा मतलब वायु, एयर, और समीरा मतलब वायु, एयर, पावक मतलब आग, गगन मतलब आकाश, और समीरा मतलब वायु, एयर, पावक मतलब आग, गगन मतलब आकाश, और समीरा मतलब वायु, एयर। यहां तक कि उन्होंने गगन मतलब आकाश और समीरा मतलब वायु, एयर। यहां तक कि उन्होंने गगन मतलब आकाश और समीरा मतलब वायु, एयर। यहां तक कि उन्होंने एक गगन मतलब आकाश और समीरा मतलब वायु, एयर। यहां तक कि उन्होंने एक फॉर्म में देख रहे थे यहां पर में। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि केमिस्ट्री का मतलब क्या है और हम लोग उसको रसायन क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, केमिस्ट्री आपके आसपास हर जगह मौजूद है, चाहे जो भी चीज हो, जिसको चाहे आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उसमें केमिस्ट्री है, उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। चाहे पानी की बात करें, नमक की बात करें, जो भी चीज आप अपने आसपास में देख रहे हैं, हर चीज में केमिस्ट्री है। ये अभी शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल जो कि मैंने पहले ही आपको दिया था, प्लास्टिक्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मेटल्स के बारे में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। मेटल्स का तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम लोगों ने हिस्ट्री में एक बड़े से टाइम पीरियड को, मेटल्स के बारे में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। मेटल्स का तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम लोगों ने हिस्ट्री में एक बड़े से टाइम पीरियड को, मेटल्स के बारे में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। मेटल्स का तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम लोगों ने हिस्ट्री में एक बड़े से टाइम पीरियड को मेटल्स के नाम पर में एज डिफाइन किया है ना। हमने कुछ ही देर पहले ब्रोंज एज और आयरन एज के बारे में बात किया, कांस्य युग और लौह युग के बारे में हमने बात की। मेडिसिन हम जानते हैं कि ये तो केमिकल कॉम्बिनेशन ही है कुछ एलिमेंट्स का, है ना। कई बार हम ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कई बार हम लोग केवल इसको लैब में बनाते हैं। इसके बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो हम कहीं से भी उठा सकते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से उठा लेते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक सोर्सेज का मतलब लिविंग थिंग से नहीं है। ठीक है, आप जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे फेयरनेस क्रीम हो, जो भी हो, हर चीज में केमिकल है। सॉल्ट, जो नमक खाते हैं उसमें केमिकल है, जो साबुन आप यूज करते हैं उसमें नमक है, ये पेन का जो फ्लूइड है वो नमक है, पेन का जो प्लास्टिक है वो केमिकल है, और उसके अंदर जो है वो केमिकल है, और उसके अंदर जो नमक है, प्लेन का जो प्लास्टिक है वो केमिकल है, और उसके अंदर जो नमक है, प्लेन का जो प्लास्टिक है वो केमिकल है, और उसके अंदर जो, तो अब हम लोग 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 मोस्टली तो अब हम लोग मोस्टली कैसे स्टेट में आपको बताया जाएगा कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, क्योंकि हम तब उसको रिलेट कर पाएंगे। तो ये बेसिकली ये 3 जो स्टेट्स हैं ये किस बात पर डिपेंड करते हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही वो क्लोज होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड होगा, और अगर थोड़ा सा कम है तो क्या हो जाएगा? लिक्विड। और अगर अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करेंगे तो इससे भी हम देखते हैं कि सॉलिड्स में ये सबसे कम होता है, लिक्विड में भी काफी कम होता है, सॉलिड लिक्विड में बहुत ही कम होता है, गैस में ये बहुत ही ज्यादा होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है वो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, पर गैस में जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, और शायद इसीलिए हम गैस को कंप्रेस कर पाते हैं, हम सॉलिड और लिक्विड को उतना ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। और तीसरा चीज है फैक्टर, वो है रैंडम मोशन। गैस और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं ऑर्डर्ड मोशन का मतलब क्या है कि वो एक लाइन के अलोंग ऑसिलेट कर सकते हैं। ऑसिलेशन आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, बस आप ऑसिलेशन का मतलब समझिए कि टू एंड फ्रो मोशन, एक लाइन पर में आगे जा रहा है फिर वापस पीछे आ रहा है, और इसी लाइन के अलोंग वो मूव पार्टिकल, तो उनका बिल्कुल ऑर्डर मोशन होता है, और लिक्विड एंड गैसेस का बिल्कुल रैंडम मोशन होता है।
अब आप लोगों ने मिक्सचर का नाम सुना होगा कि मिक्सचर क्या होता है। तो देखिए मिक्सचर क्या होता है, जब कोई भी दो सब्सटेंस किसी भी रैंडम प्रोपोर्शन में मिक्स किया जा सकता हो तो हम उसको बोलेंगे मिक्सचर है। दूध में पानी को मिलाना किसी भी रैंडम प्रोपोर्शन में पॉसिबल है। दूध में चीनी डाल देना किसी भी रैंडम प्रोपोर्शन में पॉसिबल है। नमक को डाल देना पानी में किसी भी रैंडम प्रोपोर्शन में पॉसिबल है। आप देखते हैं कि चावल में पत्थर मिल जाता है, वो भी किसी भी रैंडम प्रोपोर्शन में हो सकता है। मतलब मिक्सचर क्या है कि दो सब्सटेंस अगर किसी भी रैंडम प्रोपोर्शन में मिक्स किए जा सकते हैं तो उनको हम बोलेंगे मिक्सचर। बात समझ में आएगी? ओके, अब मिक्सचर जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है अपना होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। मतलब अगर कोई मिक्सचर थ्रू आउट द कंपोजिशन आइडेंटिकल कंपोजिशन मेंटेन करता है तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है, जैसे मैं अपने इस कमरे के एयर की बात करूं, मैं यहां पर मैं एयर का सैंपल लूं या यहां पर मैं एयर का सैंपल लूं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैसेस यहां पे प्रेजेंट है, कंपोजिशन बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर में भी कंपोजिशन सेम है, यहां पर में भी सेम है, यहां पर में भी, मतलब हर जगह सेम है। तो फिर हम बोलेंगे ये कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस। समझ में आ गई बात? हेट्रोजीनियस किसको हम बोलते हैं? हेट्रोजीनियस का मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, यहां पर में जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन यहां पर में ना हो, तो हम बोलेंगे उसको हेट्रोजीनियस। ठीक है, देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपने जैसे दूध पिया होगा, मतलब मम्मी ने जब ग्लास में आपको गर्म दूध दिया, उसमें चीनी डाल के दिया, आपने पिया। अब आपने कभी रियलाइज किया क्या कि जब आप दूध पीते हैं तो स्टार्टिंग में आपको कम मीठा लगता है और जैसे जैसे आप बॉटम की तरफ जाते हैं मीठा ज्यादा लगता है। व्हाई इट इज सो? क्योंकि चीनी ऊपर में कम था, नीचे में ज्यादा था, यानी कि चीनी का कंपोजिशन मिल्क में ऊपर में और नीचे में डिफरेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस कब बोलेंगे? जब यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जैसे आप अगर नमक को डाले पानी में या इनो को डाले पानी में, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट। ठीक है, लेकिन अगर आप दूध में चीनी डालते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। ठीक है, जनरली मिक्सचर्स जो होते हैं उनको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, जनरली कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हैंड पिकिंग से हम कर सकते हैं, जैसे कि चावल में से कंकड़ चुनना, ये हैंड पिकिंग है। फिल्टरेशन, चाय पत्ती में से चाय पत्ती को निकाल देना, ये फिल्टरेशन है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जूनियर क्लासेस में कि चीनी, पानी में जो चीनी मिला के रखा हुआ है उसको, पानी को काफी ज्यादा बॉयल, उसको कूल होने देते हैं और जब कूल होने देते हैं तो चीनी का क्रिस्टल्स बाहर निकल जाता है और यही है क्रिस्टलाइजेशन। इस तरह से हम लोग उसको अलग कर सकते हैं, बिल्कुल ये फिजिकल प्रोसेस है। डिस्टिलेशन, आप अगर किसी चीज को बॉयल ऑफ कर देते हैं, अगर चीनी और पानी का मिक्सचर जो है उसको हम लोगों ने क्या किया कि पानी को कंप्लीटली बॉयल ऑफ कर दिया तो हम उसको डिस्टिलेशन बोलेंगे। या नमक और पानी का सॉल्यूशन है, उसको हम लोगों ने कंप्लीटली बॉयल ऑफ कर दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्टिलेशन बोलेंगे। जैसे अपना मिल्क है, मिल्क क्या है? मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है? पानी का, फैट का, प्रोटीन का, लिपिड्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का, इन सबका एक वो मिक्सचर है। ब्रास है ना, ब्रास की बात हमने की थी। ब्रास किस चीज का मिक्सचर है? कॉपर एंड जिंक का। ब्रोंज किस चीज का मिक्सचर है? कॉपर एंड टिन का। ठीक है, प्योर सब्सटेंस हम लोग किसको बोलते हैं? देखिए प्योर सब्सटेंस हम उसको बोलते हैं जिसमें कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड कंपोजिशन में होते हैं। जैसे कि हम पानी ले लेते हैं, देखिए पानी में क्या होगा, मैं प्योर पानी की बात कर रहा हूँ, ये जो आपके टैप वाटर होते हैं वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, उनमें वो मिक्सचर है ना, वो मिक्सचर है। उसमें बहुत सारे गैसेस जो होते हैं वो पहले से होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे आयंस जो होते हैं वो भी पहले से प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड कंपोजिशन, का मतलब कि उसके अलावा फालतू कोई चीज ना हो। जैसे कि अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी अगर प्योर हो तो इसमें केवल क्या चीज होगा? H2NO, फालतू चीज कुछ भी नहीं हो, केवल क्या होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तो इसका फॉर्मूला देखते हैं आप कि H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा, चाहे आप पानी कहीं से भी उठा लें। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दोस्त आपको बोलेगा कि मेरे यहाँ जो पानी है ना उसका फॉर्मूला है H3O4, ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना उसका फॉर्मूला है C2O2, नहीं होगा ये। ठीक है, सो पानी आप जहां से भी लेंगे उसका फॉर्मूला यही रहेगा, H2NO, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि इसका कंपोजिशन फिक्स्ड होगा। अब देख रहे हैं कि जब ये नंबर ही हमने फिक्स कर दिया, रेशियो ही हमने फिक्स कर दिया है, तो फिर कंपोजिशन कैसे चेंज होगा? नहीं होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपोजिशन सेम रहेगा। हाँ, इसके अलावा कोई और चीज ना होगा। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड में हम देख सकते हैं कि क्या है कि कार्बन
और ऑक्सीजन है यहाँ पर में, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, फिक्स्ड है। ये प्योर ऑक्सीजन ही है, इसमें ऑक्सीजन के अलावा है ही नहीं कुछ, तो ये ऐसे ही प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए। प्योर सब्सटेंस को हम लोग 2 कैटेगरी में रखते हैं, एक होता है एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हम किसको बोलते हैं? जो सब्सटेंस केवल और केवल एक तरह के एटम से बना हो उसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे, चाहे अपना आयरन हो जाए। आयरन में एक के अलावा क्या दूसरे तरह के एलिमेंट्स होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, तो नहीं होते हैं तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। अच्छा, कंपाउंड्स हम किसको बोलेंगे? कंपाउंड्स में क्या होगा कि 2 या 2 से ज्यादा तरह के एटम होंगे, केवल नंबर ऑफ एटम्स नहीं, टाइप्स ऑफ एटम्स की भी हम बात कर रहे हैं। कि जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड में देखा था कि 2 तरह के एटम्स थे और 2 से ज्यादा एटम्स थे, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 2 तरह के एटम थे, कार्बन और ऑक्सीजन, और 2 से ज्यादा थे। ठीक है, सो 2 भी रहेगा तो चलेगा काम, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें 2 तरह के हैं और 2 हैं, कंपाउंड है अपना। ठीक है, और एलिमेंट्स क्या है? आयरन है, O2 भी अपना एलिमेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज होता है, जैसे कि O2 या N2 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये एलिमेंट तो है ही, एक ही तरह के एटम तो है, इनको हम मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम हो, सेम हो डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से ज्यादा जहां एटम हो गए उसको हम मॉलिक्यूल बोल देंगे। तो O2 N2 ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मॉलिक्यूल है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, ये दोनों भी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, पर कंपाउंड और एलिमेंट्स तो क्लियर हो गया ना, एक तरह के एटम एलिमेंट्स, एक से ज्यादा तरह के एटम हो तो कंपाउंड्स उसको हम बोलते हैं। और एलिमेंट्स तो क्लियर हो गया ना, एक तरह के एटम एलिमेंट्स, एक से ज्यादा तरह के एटम हो तो कंपाउंड्स उसको हम बोलते हैं। और एलिमेंट्स तो क्लियर हो गया ना, एक तरह के एटम एलिमेंट्स, एक से ज्यादा तरह के एटम हो तो कंपाउंड्स उसको हम बोलते हैं। तो फटाफट यहाँ पे बता दीजिए कि कौन से यहाँ पर में एलिमेंट्स हैं, कौन से कंपाउंड है। तो ये एलिमेंट है नाइट्रोजन, ये कोबाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कोबाल्ट है, तो ये भी एलिमेंट हो गया। और कहाँ पे है अपना एलिमेंट? ये भी अपना एलिमेंट हो गया। ठीक है, और ये भी अपना एलिमेंट हो गया। बाकी जो बच गए वो क्या हो गए? अच्छा, ये भी तो अपना एलिमेंट है, C60 है ना, ये पढ़ा है आपने। तो ये क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे क्या हो गए? कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट है C60 है ना, ये पढ़ा है आपने। तो ये क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे क्या हो गए? कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट है C60 है ना, ये पढ़ा है आपने। तो ये क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे क्या हो गए? कंपाउंड्स। ठीक है।